हेलो एवरीवन, वेलकम बालाजी क्लासेस बाय वाजपेयी सर में। आज से फिर से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं न्यू चैप्टर में आ चुके हैं। चैप्टर हमारा 4 अध्याय 4 आरंभिक नगर। क्या है टॉपिक, कौन सा है? आरंभिक नगर। बालाजी क्लासेस बाय वाजपेयी सर के साथ आप लोग डिस्कस कर रहे थे हिस्ट्री। क्या डिस्कस कर रहे थे? किसके साथ? बालाजी क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ आप लोग डिस्कस कर रहे थे हिस्ट्री। और हिस्ट्री क्लासेस की हिस्ट्री के हमने 3 चैप्टर कवर कर लिए थे। आज ये चैप्टर है 4। तो चलिए गाइस इस चैप्टर को एक बार डिस्कस करते हैं, फिर अच्छे से क्लियर करते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके एक कमेंट जो है अपना यूनिक से जरूर, फिर और मुझे सजेशन दीजिए इसकी वीडियो को आपको कैसा लगा और इसकी सलाह दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लिखा है आरंभिक नगर। क्या बात की गई है? आरंभिक नगर। ये अगर आप भी किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडेशन मजबूत करने के लिए आपको वीडियो लाया गया है। ठीक है, तो बात करिए, हम बताएंगे आरंभिक नगर, स्टार्टिंग नगर, पहले के नगर कैसे थे, बात किया जाए। लिखिए एक स्टोरी टाइप पहले बताइए, पहले इसको डिस्कस करेंगे। पुराने भवन का संरक्षण। संरक्षण मतलब क्या होता है? संरक्षण मतलब होता है रख रखाव। संरक्षण का पहले हम एक शब्द को पकड़ते हैं। एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा आपके कि संरक्षण मतलब कोई एक टॉपिक है, उसमें बात जैसे कि पूछा जाए कि इस चीज़ का संरक्षण किसने किया, तो आप जब संरक्षण शब्द ही नहीं समझ पाएंगे तो उस क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे तो आंसर कैसे देंगे। तो संरक्षण मीन्स क्या होता है? रख रखाव। क्या कहते हैं? संरक्षण मीन्स रख रखाव, इसलिए शब्द को आपको पकड़ना जरूरी है। ठीक है, रख रखाव। रख रखाव मतलब क्या होता है? संरक्षण करना। ठीक है, जैसे म्यूजियम में चीज़ें की रखी जाती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? संरक्षण की गई हैं, चीज़ें क्या गई हैं? संरक्षित की गई हैं। लिखा है जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे। खंडहर मतलब खंडहर ऐसा स्थान जो पुराना, क्या पुराने घर का जो अवशेष होता है उसे खंडहर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुराने घर का अवशेष जो बचता है उसे खंडहर कहते हैं। जिसे गली के बच्चे भुतहा घर कहते थे। एक ने कहा इसकी वास्तुकला को देखो। क्या कहा एक ने? पहला इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट मिला। क्या कहा? इसकी वास्तुकला को देखो। कैसी कला? वास्तुकला मतलब डिज़ाइनिंग कैसे की गई, आर्किटेक्चरिंग कैसे की गई है। क्या आपने आगे बात की गई है, क्या आपने कहीं लकड़ी की इतनी सुंदर नक्काशी, लकड़ी की सुंदर क्या नक्काशी मतलब जो है लकड़ी पर कोई आकृति बनाना ना, गढ़ना। और दूसरी महिला ने कहा हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे इतने पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है? बता सकते हैं आप? इसलिए क्योंकि वो क्या है? हमारी सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर थी। आगे बात करते हैं, देखिए सोचते हैं। अब यहाँ से चैप्टर की असली कहानी शुरू हो गई है और आइए इसको समझते हैं। लिखा है हड़प्पा की कहानी। कौन सा टॉपिक है? हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानियाँ बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला। क्वेश्चन बस इंपॉर्टेंट है, यहीं से हमारा एक फैक्ट मिल गया कि पूरा स्थल कहाँ मिला। क्वेश्चन यहाँ से फैक्ट हो सकता है कि पूरा स्थल हमको कहाँ मिला, जो है ये हड़प्पा का पूरा स्थल। तो कहाँ से? 150 साल पहले। टाइमिंग क्या थी? 150 150 ईयर। कौन से? 150 ईयर पहले लगभग बताया जा रहा है। पहले तो क्या हुआ यहाँ से इंपॉर्टेंट करते, लगभग 150 साल पहले पंजाब में जब पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला जो आधुनिक, तो पूछा जा सकता है हड़प्पा पूरा स्थल आधुनिक कहाँ है? जो आधुनिक पाकिस्तान में है। इन्होंने सोचा कि यह ऐसा खंडहर जो यहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी, और यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ के ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से एक फैक्ट मिला। क्या कर दिया? नष्ट हो गई। आगे बात करें, इसके बाद लगभग 80 साल पहले पूरा स्थलों ने इस स्थल को ढूंढा। यानी कि देखिए अब यहाँ बात समझने की बात कि हम ये काम हुआ 150 साल और 80, तो यानी कितना 60, कितना हुआ 50 और 80 और 40 ही हो गया 100, 80 20 हो गया 100 और उधर 50 20 70 साल। कितने साल? यानी 70 साल बाद ये काम होने के, जब वहाँ से ईंट निकाले गए उसके 70 साल बाद, कहते हैं 17 ईयर बाद क्या किया गया, यानी लगभग 80 साल, यानी अब से 80 साल पीछे और अब से 150 साल पीछे रेलवे लाइन बिछाने के लिए पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई थी तो ईंटें वहाँ से निकाल ली गई थी। इससे पहले पूरा स्थल ने इस स्थल को ढूंढा। अब तक पूरा स्थलों ने इस अक्षर को ढूंढा। आगे बात की जा रही है,
ठीक है, क्या किया, ढूंढा, आगे बता। अब पता चला कि यह खंडहर, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, क्या आने वाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप की सबसे पुरानों शहरों में से एक है। ये जानकारी हमें बाद में मिली, नहीं तो उसको हम क्या कर लेते, संरक्षित कर लेते, सुरक्षित कर लिया जाता, क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस नगर के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उसे हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस लाइन को ध्यान से पढ़िए और इसके फैक्ट जो है नोट करिए आप लोग। क्या इंपॉर्टेंट यहाँ से एक फैक्ट क्या मिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से मिलने वाला है हमारे लिए, जो इंपॉर्टेंट है यहाँ से ये फैक्ट मिला है कि लिखा है सबसे पहले पूरा स्थल में इस स्थल को ढूंढा गया था। सबसे पहले पूरा स्थल में पूछा कौन सा पुरातत्वविद होते जो स्थल को ढूंढते थे, तो पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुरानों शहर में से एक है, क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। क्या हुई थी, इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में ये मिलने वाली इस जगह को सभी पुरास्थलों से जो इमारतें और निजी चीज़ें मिली उसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको पहले खोजा गया था। ठीक है, आगे बात करें मोस्ट इन शहरों का निर्माण लगभग 47 साल पहले 4700 साल पहले हुआ। मोस्ट बड़े, तो इंसान पूछा जा सकता है इनका निर्माण कब बनाया गया, अब से 4700 साल पहले इनका निर्माण किया गया होगा। यहाँ से जितने भी बारे पॉइंट है हमने क्लियर कर दिया। आगे बात की जा रही है, क्या लिखा है, प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह पर नए भवन, क्या किया जा रहा है, प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह पर नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? शायद हाँ। क्या कह सकते हैं हम लोग, शायद हाँ। आगे बात करें, लिखा है यहाँ से, इससे थोड़ा सा और फैक्ट इधर दिस साइड वाला दिया गया, इस फैक्ट को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये आधुनिक नगर, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात लिखी जो यहाँ पे लिखी, ये आधुनिक नगर पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों और भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांतों में मिले हैं, जिन्हें हम लोग हड़प्पा सभ्यता में कहते हैं। इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाँट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के बड़े ब्लेड आदि। तो ये सब स्थल पुराने थे, हमको मिले। तो क्वेश्चन यहाँ से भी अच्छा खासा बन सकता है। इसको एक बार, इस वीडियो को आप कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, बाद में चाहे तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इसे बाद में जरूर देखिएगा। आगे लिखा है, इन नगरों की विशेषताएं क्या थी, किन नगरों की बात की जा रही है, किन नगरों की विशेषताएं, यही जो हड़प्पा स्थल में मिली नगरों की विशेषताएं क्या थी, इनमें उनका जैसे अब का रहन सहन और तब के रहन सहन में हम कंपेयर करने वाले हैं। लिखा है इन नगरों में कई, क्या लिखा है, इन नगरों में लिखा है यहाँ, इन नगरों में 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। नगरों को 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में, जैसे अब क्या है, गांव अलग और शहर अलग, 2 भागों भी, बड़े शहर अलग, उसी तरह इनको विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था। पश्चिमी भाग क्या था, प्रायः छोटा था। कैसा था पश्चिमी भाग प्रायः छोटा था। क्या था पश्चिमी भाग, कैसा था, प्रायः छोटा था। पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। पश्चिमी भाग कहाँ बना था, ऊंचाई पर बना था। और पूर्वी हिस्सा बड़ा था। पूर्वी हिस्सा क्या था, बड़ा था। पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में बना था। कब का, कहाँ, कैसी बनावट, कब की, पिछला मतलब इतिहास में बात किया रही। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने दुर्ग नगर कहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या कहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि ऊंचाई वाले नगर को दुर्ग नगर कहा। क्या कहा, दुर्ग नगर, क्या कहा, दुर्ग नगर या नगर दुर्ग किसे कहते, तो वो स्थल, वो भाग ऊंचाई वाले भाग को, कहाँ, ऊंचाई वाले भाग को। और जो निचले नगर और जो नीचे हिस्से थे उन्हें निचले नगर कहा गया। क्या कहा, उन्हें निचले नगर कहा। दोनों हिस्सों में 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। हमें ये भी साच पहले की दीवारें पहले कहती थी, पक्की ईंटें की 4 दीवारी, बाउंड्री जिसे कहते हैं, क्या कहती, बाउंड्री की जाती थी। इनकी लिखा है, इसकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों साल बाद आज तक इनकी दीवारें खड़ी रही। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले की चीज़ें इसीलिए लोग कहते हैं अच्छी होती थी। देखिए बता रहे हैं, दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि जिससे कि दीवारें खूब मजबूत हो जाएं, यानी उनकी बाइंडिंग जो थी। अब कैसे बाइंड करते हैं, सपोज दैट ये एक ईंट है, एक ये दूसरी ईंट है, ठीक है, इन दोनों के बीच में मसाला लगेगा और इसके ऊपर एक तीसरी ईंट रखी जाए, ऐसे कुछ बाइंड के। उनका जो बाइंडिंग का प्रोसेस था और ज़्यादा मजबूत था और ज़्यादा अच्छी टेक्निक थी।
ठीक है, ताकि वो जो है दीवार जल्दी से गिरती नहीं थी। ईंटों की क्वालिटी अच्छी थी, जैसे आपकी ईंटों की क्वालिटी में क्या होता है, बहुत दिन में उसमें जो है ख़त्म हो जाती है, मतलब ख़राब हो जाती है, ईंटें ख़राब होने लगती हैं, है ना, लेकिन वो ईंटें बहुत सालों बाद भी ख़राब नहीं हुई। आगे बात करें, कुछ नगरों को नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी, मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो। मिसाल के तौर पर कौन सी इमारत? मोहनजोदड़ो में। कहाँ? मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। मोहनजोदड़ो में एक विशेष प्रकार का क्या बनाया गया था? खास तालाब, जिसे पुरातत्व स्थलों ने क्या कहा? स्नानागार। क्या कहा? स्नानागार, महान स्नानागार, सॉरी इसे क्या कहा? महान स्नानागार। तो क्वेश्चन है बनता सकता है कभी भी कंपटीशन में आकर कि महान स्नानागार के साक्ष्य कहाँ पुरातत्व स्थलों को कहाँ से मिले? तो कहाँ से मिले महान स्नानागार के साक्ष्य? मोहनजोदड़ो से। महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले। आगे, इस तालाब, महान स्नानागार पूछा जा सकता क्या था? तो एक तालाब टाइप था। इस तालाब को बनाने में ईंटों और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था, जिससे पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर, कहाँ? प्लास्टर के ऊपरी भाग पर, प्लास्टर के ऊपर चारकोल मतलब क्या होता है? डामर जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? डामर। चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इसी सरोवर के दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी, यानी उनकी कह सकते हैं ड्राइंग, उनकी मैपिंग, उनका जो नक्शा होता था वो भी बहुत उच्च क्वालिटी का होता था। चारों ओर कमरे बनाए गए थे और इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। इसमें पानी, इसमें जो हमने क्या होता है जो बनाया गया था स्नानागार, तो इसमें पानी, स्नानागार में पानी भरा जाता था, जैसे स्विमिंग पूल। आज का क्या समझ सकते हैं? एज अ स्विमिंग पूल बनाया गया था। ठीक है, आगे बात करें, बाद में इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। सही बात। ऐसा इसलिए कि हो सकता है जो, जैसे मान लीजिए जो उच्च क्वालिटी यानी बड़े तबके के लोग, कैसे? अमीर तबके के लोग, बड़े तबके के लोग विशेष अवसर पर, जैसे पूजा पाठ के अवसर पर, विशेष उत्सव के अवसर पर उन स्थानों पर स्नान किया करते रहे होंगे। एज आ गेस बताया जा रहा है, सही भी है शायद। आगे बात करें, कालीबंगा, मोस्ट नया नाम मिला। एक मिला मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिला? कौन सी चीज़ मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई? तो अभी हमने बताया मोहनजोदड़ो से हमको क्या मिला? स्नानागार। अब दूसरा है कालीबंगा और लोथल, दो स्थान के नए नाम याद रख लिए, नाम याद रखिए, कालीबंगा, लोथल, दोनों स्थान। अभी हमने एक नया स्थान है तो मोहनजोदड़ो से क्या मिला? स्नानागार मतलब क्या समझते हो? एज अ स्विमिंग पूल टाइप है। कालीबंगा नया नाम मिला, क्या मिला? कालीबंगा। अन्य नगरों में अन्य कुंड मिले, क्या मिले? अग्निकुंड, सॉरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हमें ये इससे पूछा जाता है कालीबंगा से क्या मिला? अग्निकुंड मिला। क्या मिला? कालीबंगा से अग्निकुंड मिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूछा जाए अगर मोहनजोदड़ो से क्या मिला, तो स्नानागार मिला भी, और कालीबंगा से चीज़ें मिलेंगी जहाँ समझता यज्ञ किए जाते होंगे। तो अग्निकुंड में क्या किया जाता है? यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों से बड़े बड़े भंडारगृह, क्या मिले? भंडारगृह मिले। यहाँ तक कि अब तक की बातें, इस वीडियो को कम से कम फ्रेंड्स प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि 3 से 4 बार जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर से हमको तब कम से कम 50 फैक्ट, आपको 50 क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन 50 मिलेंगे, जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्लास से, और आपके लिए बेसिक नॉलेज के लिए ज़रूर चाहिए। तो कालीबंगा और लोथल से क्या मिले? अग्निकुंड मिले। और हड़प्पा, इन नामों को ज़रा फिर एक बार और कर देते, हाईलाइट कर देते इन नामों को, जिनको हम हाईलाइट करने वाले हैं, जिनके अंडरलाइन करने वाले हैं। हड़प्पा, क्या स्थान? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों से बड़े बड़े भंडारगृह, क्या मिले? भंडारगृह मिले। बड़े बड़े क्या मिले? भंडारगृह मिले। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ चाहें तो आप इम्पॉर्टेंट कर सकते। अब तक का पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे डबल स्टार में रखिए। कितने स्टार में? डबल स्टार में कम से कम इस टॉपिक को रखिए, ये वाले सेशन को ज़रूर रखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते, ये देखिए, ये कुछ आधा मैप दिखाया गया उप महाद्वीप के आरंभिक नगर। तो देखिए जहाँ ये जो नगर दिखाए गए हैं, झेलम नदी, ठीक है, झेलम नदी, आरंभिक नगर दिखाए गए हैं। झेलम नदी देखिए, यहाँ देखिए आपको एग्जैक्ट दिख रहा होगा। झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, हड़प्पा और राखीगढ़ी, कालीबंगा, यही वही स्थान है। कालीबंगा से क्या मिलता है हमें?
क्या मिला, अभी हमने पढ़ा कालीबंगा से अग्निकुंड मिले, कालीबंगा से चूड़ियों के साक्ष्य मिले, अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जितने पढ़ रहे हैं उसमें मोहनजोदड़ो से क्या मिला, स्नानागार मिला, है ना, सूतकागोडो या बलूचिस्तान में स्थित है, ये सभी भी हम आपको बताएंगे। सिर्फ हम माइंड सेट में एनसीईआरटी रख ली, इसलिए हम अपने आप को चैट नहीं करेंगे। चौधरी से क्या क्या मिला अभी कुछ नहीं बताएंगे, जितना आप पढ़ते जा रहे हैं सब उतना ही बताएंगे। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक, आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट टैग के लीजिएगा। ये देखिए, ये महान स्नानागार कुछ ऐसा, इसे आपकी फुल इमेज क्वालिटी पे ला रहे हैं, आप देख लीजिए फुल स्क्रीन। ये महान स्नानागार आप इसे देख सकते हैं, क्या है, महान स्नानागार। देखिए ये जैसे एज अ स्विमिंग पूल बनाया गया, ये यहाँ दिख रहा है ना, ये एज अ क्या बनाया गया, स्विमिंग पूल, एज अ क्या बनाया गया, स्विमिंग पूल है, ये क्या है, एज अ स्विमिंग पूल है। ये सीढ़ियाँ उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी, स्टेयर्स हैं, इधर भी, ये भी, इधर भी स्टेयर्स हैं। ठीक है, और ये देखिए, और बाकी ये देखिए इनके नगर नियोजन की पद्धति कैसी थी, कुछ आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रही है, इसका प्रोसेस दिख रहा है, ये देखिए। ठीक है, तो एज अ स्विमिंग पूल है आपका। ठीक है, आगे बात करें, चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे बात करें, आप देखते हैं भवन, नाले और सड़कें। अब यहाँ भवन और नाले और सड़कें पहले कैसे बनाते थे, नए टॉपिक में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो नया टॉपिक क्या है हमारा, भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होते थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो पहले के घर के नगर क्या होते थे, 1 से 2 मंजिला। कैसे होते थे, इन नगरों के घर आमतौर पर 1 से 2 मंजिला होते थे। घरों के आंगन में चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, जैसे अब भी आंगन के चारों ओर क्या होते थे, कमरे बनाए जाते थे। घर के आंगन के, किसके, घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश लोग घर में अलग अलग स्नान घर यानी बाथरूम होता था, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कुछ घरों में क्या होते थे, कुछ घरों में कुएं भी पाए गए, कुओं के भी साक्ष्य मिले हैं। आगे, कई नगरों में ढके हुए नाले, कैसे नाले, नालियाँ यानी सीवर्स कह सकते हैं, ढके हुए नाले मिले। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। कैसे बनाया जाता था, इन नालों को सीधी लाइन से बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी, क्या होती थी, हर नाली में हल्की सी ढलान होती थी, ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों में नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या किया जाता था, अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से, सड़कों की नालियों से जोड़ दिया था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी, जैसा अब भी होता है। शहरों से निकलने वाले छोटे छोटे नाले आगे जाकर बड़े नालों में मिल जाते हैं। आगे बात करें, नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह पर मेन होल बनाए गए थे, मेन होल जैसे सीवर बनाए जाते हैं, है ना। ठीक है, आगे बात करें, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। शहरों में ऐसा आज भी होता है। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके, कैसा होता था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, घर, नालों और सड़कों का निर्माण कैसे होता था, योजनाबद्ध तरीके से। कैसा, योजनाबद्ध तरीका मतलब क्या होता था, जैसे हम घर बनाते थे क्या होता था, नक्शा, मतलब उसी तरीके से, मतलब एक प्लान होता था। योजनाबद्ध का मतलब क्या होता था, बात करें इंग्लिश में तो इनके पास एक घर का क्या होता, प्लान होता था, एक तरीके से एक साथ ही किया जाता था, एक साथ मतलब किया जाता था। आगे बात करें, यहाँ वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है, कोई 2 अंतर बताइए। देखिए, यहाँ वर्णित घर और पिछले के जो घर होते थे वो हमने देखा रूम वाइज जो है, मतलब जो है खाने रूम वाइज बांट दिए जाते थे। लेकिन अब के घर में क्या होते थे, आंगन के चारों तरफ बनाए जाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। देखिए, ये फोटो में आपको दिखा रहे हैं, ये कुछ ऐसा देखिए यहाँ बनाए गए हैं, ये दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ फोटो आपको दिखाई जाती है, जैसे क्लियर फोटो दिख रही होगी, ये देखिए बनाया जा रहा है, ऐसे कुछ मिस्त्री वर्क करता रहा होगा इनका ना। चलें आगे बात करें, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इस टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये गांव देख ले, अब इनका देखिए जरा नगर कहता हो तो इनके शहर में व्यवस्था कैसी होती थी। ठीक है, क्योंकि नगर और गांव में थोड़ा अंतर हर जगह मिलता है। नगरी जीवन, नगर में, शहर में लोग कैसे रहते थे। हड़प्पा के नगरों की बड़ी हलचल रहा करती थी, यानी कि अब भी नगरों में बहुत हलचल होती है ना। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुने रहते हैं। कह सकते हैं आज की बात में लैंग्वेज में कि यहाँ इंजीनियर, आर्किटेक्चर रहते होंगे, है ना। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होंगे यहाँ के, हो सकता है जो शहरों में रहते थे वो यहाँ के क्या हो, शासक थे। जैसे अपने यहाँ मंत्री वगैरह ज़्यादातर लोग जो दिल्ली में जो है बड़े शहरों में जना या फिर राजधानियों में अपने जो है स्टेट की रहते हैं, यह भी संभव है। क्या है, आगे बात करें, नेक्स्ट आगे बात करें, यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेज कर दूर से धातु
बहुमूल्य पत्थर, क्या लिखा है, संभव है कि ये शासक लोगों को, कौन, अब यहाँ लैंग्वेज को समझिए, यहाँ बात को सुनिए, कौन, ये शासक जो शहरों में रहते थे इन्हें हमने क्या कहा, ये हो सकता है कि शायद शासक रहेंगे, तो ये शासक करते क्या थे, जो गांव के लोग रहते थे उनको भेजकर, ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से क्या क्या मंगाते थे, दूर दूर से देख लेते हैं, दूर दूर से क्या क्या मंगाते थे, ये दूर दूर से क्या क्या मंगाते थे, दूर दूर से मंगाते थे धातु, क्या क्या दूर दूर से मंगाते थे, ये लोग दूर दूर से मंगाते थे, शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, क्या क्या मंगाते, धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मन को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, खूबसूरत मन को खूबसूरत क्या, मन का मतलब सुना है क्या होता है, बताया मैं आपको पिछली क्लास, याद कीजिए, खूबसूरत क्या, मन को फिर सीधे से लिखते हैं, ठीक है, खूबसूरत मन को तथा सोने चांदी के आभूषण जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों को लिपिक भी होते थे, इन नगरों में लिपिक भी होते थे, सपोज दैट जैसे अब में नगरों में नगर पालिका होता है, ऐसे लिपिक भी होते थे, यानी कर्मचारी जो, और क्या होता है, शायद इसका कोई दूसरा अब अच्छे से क्लियर करते हैं, अर्थ क्या होता है, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। लिपिक की डिफिनेशन ये नहीं होगी, लिपिक की डिफिनेशन ये होगी, लिपिक जो उन्हें कहा गया है जो कार्य कुशल, यानी कि कैसे ऑफिसर रैंक के अधिकारी कह सकते हैं आपके चीज़ों में, वो भी इन शहरों में रहा करते थे, है ना, और मोहरों पर क्या करते, लिखते थे, कुछ और चीज़ों पर लिखते, लेकिन उनके साक्ष्य नहीं मिले, शायद सड़ कर गल कर वो चीज़ें जो कीड़ों द्वारा खाकर या फिर नष्ट हो गई हैं, जिनके अवशेष नहीं बच पाए हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, कौन कौन रहता था, नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष, कौन कौन, नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों में किसी उद्योग स्थल की तरह की चीज़ें बनाते होंगे, क्या करेंगे, उद्योग स्थल की तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे, हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ, मिट्टी के बने कई खिलौने भी मिलते हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। इस प्रकार से ये कहानी हमें कुछ अब समझ में आने लगी। देखिए ये इनका प्रोसेस है, ऐसा कुछ इनका सीवर होगा, ये इनका हम कह सकते हैं क्या है, सीवर टैंक है, सीवर है, ठीक है, जो सीवर है, और ये इनके नाली वाला है, नगर नियोजन पता, ये नाली देखिए आपको दिख रही है, ये ऐसा कुछ रही होगी सड़कों में। बताया गया है कि एक सीधी रेखा में, कैसी सीधी रेखा में घर के साइड में, जैसे अब भी लोग ऐसा ही कुछ उपयोग करते हैं। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ, क्या इनमें कुछ ऐसे लोग होंगे जो मेहरगढ़ जैसे गाँव में रहते थे, हाँ हो सकते हैं। ऊपर बाएं में मोहनजोदड़ो, एक सड़क और उसमें बना नाला, और एक कुआं बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मोहर, बाईं और हड़प्पा के नीचे क्या है, देखिए मोहर दिख रही है, ये देखिए बाईं और नीचे आपको क्या दिखाई जा रही है, ये हड़प्पा की एक मोहर रही होगी, हड़प्पा की क्या रही होगी, एक मोहर रही होगी, हड़प्पा की एक नीचे ये हड़प्पा की एक मोहर दिख रही है, ठीक है, एक मोहर, इस मोहर के ऊपर चिन्ह एक खास लिपि है, लिपि मतलब लिखावट, लिपि मतलब क्या होता है, जैसे लिपि, जैसे हमारी लिपि होती है ना, हिंदू अरेबिक में जो है लिपि चलती है, हम लोग जो लैंग्वेज पढ़ते हुए, कौन से हिंदी अरेबिक है, कौन सा हिंदी अरेबिक लिपि है ना, तो जैसे आज से यहाँ तक हमारी लिपि क्या अच्छा रहता है, जो लिपि है देखो ये इनकी लिपि है, क्या इनकी लिपि है। तो और उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितने भी व्यूअर हैं, जितने भी व्यूज़ कर देख रहे हैं, अगर आपको इसको कुछ अर्थ पता चलता है पढ़िए और मेरे कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिए, ठीक है। चलते हैं आगे, डिस्कस करते हैं। और देखिए नीचे कुछ मिट्टी के खिलौने, ये देखिए खिलौने भी कुछ इनके भी साक्ष्य मिले हैं, इन तरह के कुछ खिलौनों का भी उपयोग करते रहे होंगे बच्चे उनके, ठीक है। इतिहास में आगे चलते हैं, आगे नगर और नए शिल्प, नया टॉपिक क्या है, नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, क्या क्या चीज़ें मिली, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुएं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे। फिर एक बात को इसको रिवाइज करेंगे, क्या क्या मिला, पत्थर, शंख, तांबा, कांसा, सोना, चांदी जैसे धातुएं बनाई गई के साथ मिले, और तांबे और कांसे के औजार मिले, हथियार मिले, गहने और बर्तन मिले, सोने चांदी के गहने और बर्तन दोनों मिले।
दोनों मिले। आगे बात करें, आगे चले, यहाँ मिले सबसे आकर्षक वस्तुओं व सबसे आकर्षक वस्तुएं मन के, सबसे यहाँ मिली सबसे वस्तुएं क्या होती है, मन के बाँट और फलक। अब इनको देखते क्या क्या है, मन के, बाँट और फलक। तो देखिए मिली, तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ कुछ जो है इनके आभूषण भी दिखाए गए हैं, ठीक है। बाँट मतलब बाँट, फलक मतलब तराजू वगैरह। देखिए यहाँ पर दिखाओगे क्या लिखा है, ऊपर पत्थर के बाँट देखो, ये देखिए इनके पत्थर के क्या है, बाँट, यानी जिनका हम वेट करने के लिए अभी यूज करते हैं, जैसे 50 ग्राम, किलोग्राम, है ना, 1000 ग्राम की जब कोई वस्तु जाती है तो तौल की दी जाती है, तो जिस तौलने के लिए जिस चीज़ का उपयोग किया जाता है उसे बाँट कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे बाँट कहा जाता है। तौलने के लिए जब हम कोई वस्तु लेने जाते हैं परचून की दुकान में, तो तौलने के लिए जिस वस्तु का उपयोग करते हैं उसे बाँट कहते हैं। तो देखिए वो पत्थर, क्या लिखा है, पत्थर, इधर क्या लिखा हुआ देखो, लिखा जा रहा है पत्थर के बाँट देखो, ये देखो ऊपर आपको फिगर में दिख रहे होंगे, पत्थर के बाँट देखो, इतने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाँटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर के बनाया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि उनका बाँट किस पत्थर से बना होता था, तो क्या नाम था उसका, चर्ट पत्थर। कौन सा पत्थर से बाँट बने होते हैं, चर्ट पत्थर से बना। तो क्या चर्ट पत्थर अपने यहाँ है, शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं के तौलने के लिए बनाया गया होगा। इनसे इन बाँटों से बहुमूल्य धातु और पत्थर तौले जाते होंगे। मध्य में बनाए गए मनके, ये देखिए अभी आपको बताते ना मनके क्या होता है, ये मनके जो शब्द है इसका मनके, मध्य में बाएँ ओर बनाए गए मनके, इनमें कई क्या लिखा है, कर्निलियन पत्थरों के, कर्निल एक पत्थर का टाइप है, कर्निलियन का एक प्रकार का पत्थर टाइप है, कर्निल पत्थरों से बनाए गए थे और पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए जाते गए। इनके बीच छेद किए गए और ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। क्या करें, माला बनाई जा सके। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक, क्या लिखा, पत्थर के धारदार क्या है, ये फलक हैं जिन्हें हम फलक कह रहे हैं। ये क्या हैं, पत्थर के धारदार फलक हैं। क्या हैं ये, जिन पर हैं ये फलक हैं। क्या है, ये फलक हैं, ये फलक हैं और ये मनके हैं। क्या नाम इनका, मनके। लर्न कर लीजिए, इन्हें कहते हैं मनके। मनके मतलब इनके आभूषण, गहने जो होते थे, इन्हें क्या कहते थे लोग, मनके, और ये फलक। ठीक है, आगे बात करें, अब कुछ कहानी समझ में आ रही होगी। आगे बात करें, नीचे कढ़ाईदार वस्त्र, नीचे क्या लिखा है, और देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोहरें कैसी बनाते थे, पत्थर की मोहरें। जैसे अब किस चीज़ की मोहरें बनती हैं, अब तो रबड़ की होती हैं ना, लोहे की जो है रबड़ की होती, लकड़ी की मोहरें बनाई जाती, लेकिन तब कहा कि लोग बनाते थे किस चीज़ की, तो लोग पत्थर, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टार मार्क कीजिए, क्या कीजिए, स्टार मार्क कीजिए। हड़प्पा के लोग पत्थर की मोहरें, किसकी मोहरें, या स्टार मार्क किया, पत्थर की मोहरें बनाते थे। इनका आकार कैसा होता था, आयताकार। कैसा होता था, आयताकार। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में होती थी। मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। माइंड को कंसंट्रेट कीजिए, इस पॉइंट को कवर कीजिए। क्या लोग काले रंग के डिज़ाइन के किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही एग्जाम में आएगा, बस ये पूछा जाएगा। आगे देखते हैं, अध्याय 3 में तुमने जिन गाँवों के बारे में पढ़ा है, क्या वहाँ भी धातु का उपयोग होता था और क्या वे पत्थर के बाँट बनाते थे। नहीं, अभी पत्थर के बाँट के विषय में हमने पिछली क्लास में, पिछली अध्यायों में, पिछले चैप्टर में तो नहीं पढ़ा है। आगे बात करें, नीचे कढ़ाईदार वस्त्र, क्या लिखा है, नीचे कढ़ाईदार वस्त्र एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर की बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है, इसमें कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। ये देखिए, आपको यहाँ से थोड़ा सा जूम करके ये मूर्ति लाते हैं और जो ये डिज़ाइनिंग की गई, ये देखिए, ये सब कढ़ाई, ये फूल बनाए गए हैं। कढ़ाई करके क्या बनाए गए, फ्लावर्स बनाए गए हैं। ये तो ये कैसी है, कढ़ाईदार शायद निकालने वगैरह में देखिए टूट भी थोड़ा सा गई होगी ना। यस, आगे बात करते हैं, चेक देखिए। ठीक है, आगे बात करते हैं, कई साल पुरानी होगी, संभवतः मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष और चांदी के एक फूलदान के ढक्कन के तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं, ये सारा पूरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है, ये पूरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अन्य तांबे की वस्तुएं
अन्य तांबे की वस्तुएं भी मिली हैं। अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं पकी हुई मिट्टी तथा फेयांस, पकी हुई मिट्टी तथा क्या, फेयांस से बनी तख्तियाँ सूत कताई के संकेत देती है। इसका मतलब सूत का भी इनको नॉलेज था, ज्ञान था, ठीक है, ज्ञान था, या सूत का भी इनको ज्ञान था। यहाँ जो भी हम सर्किल करने वाले ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब तक की सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये वाली होने वाली है, जिसे हम लोग ब्रैकेट में बंद कर रहे हैं, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट में बंद कर रहे हैं। ये इतनी बात, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब तक की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जिसे मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया था, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट, इसको आप ट्रिपल स्टार दीजिए। कितने स्टार? ट्रिपल स्टार, फर्स्ट स्टार, डबल स्टार और ये ट्रिपल स्टार इसको मार्क कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या हुआ, संभवतः 7000 साल पहले मोहनजोदड़ो में कपास की खेती होती थी। पूछा सर कपास की खेती के साथ कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से, कहाँ, सॉरी मेहरगढ़ से, कहाँ से? मेहरगढ़ से मिले हैं। और मोहनजोदड़ो से क्या अवशेष मिले? कपड़े के, मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले हैं। चांदी का फूलदान मिला है। ढक्कन के कुछ अन्य तांबे के वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेयांस की बनी तकलियाँ तथा सूत कताई के संकेत भी देती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं। बस बहुत जल्दी से फिनिश होने वाला चैप्टर। आगे बात करें इनमें से अधिकांश वस्तुएं लिखा है, आगे देखते हैं, ठीक है। डिस्कस करते हैं, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। किसने किया था? विशेष। देखिए जैसे अपने यहाँ जैसे वो बनानी है, हमको घर बनाने हैं, फैक्ट्रियाँ बनानी, तो इनके लिए एक अलग स्ट्रक्चर होता है, इंजीनियर होता है। तो विशेषज्ञ जब बात कीजिए इंजीनियरों के द्वारा, हम कह सकते हैं आपकी भाषा में कैसे, इंजीनियरों के द्वारा निर्माण किया गया हो। विशेषज्ञ मतलब इंजीनियर। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इंजीनियर की डिफिनीशन भी हमें मिल रही है। किसकी? विशेषज्ञों की डिफिनीशन भी मिल रही है। तो क्या बात करें, यहाँ से बात करते हैं विशेषज्ञ। पहला क्या है यहाँ पर से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखते हैं हम लोग। विशेषज्ञ क्या लिखा है? विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ बनाने के लिए खास प्रशिक्षण देता है। जैसे पत्थर को तराशने के लिए, क्या करने के लिए? जैसे पत्थर को तराशने के लिए पत्थर को तराशने, मनके चमकाना, या फिर मोहरों को पच्चीकार, मतलब जो एक आकार देना, करना, मोहरों को पच्चीकार करना। तो इन सब के लिए जॉन करता था, उसे क्या कहा जाता था? इंजीनियर कह सकते हैं, आज की भाषा में कहा जाता था। आगे बात करें मूर्ति का चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया है। अभी आपने मूर्ति देखी है, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम होगा। स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञ कौन? स्पेशलिस्ट होगा वो, जिसका मतलब जो उसी व्यक्ति ने किया होगा जो मूर्ति बनाता है। अभी आगे बात करें, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता है कि क्या सिर्फ मनुष्य ही ऐसे कामों का प्रशिक्षण हासिल करते थे, या फिर केवल महिलाएं? शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम को में दक्ष थे, या फिर शायद पुरुष भी हो सकते हैं। इसके विषय में कुछ कहा, एकदम क्लियर कहा नहीं जा सकता। अभी एक हमने शब्द मिला फेयांस, अभी हमको एक शब्द मिला था, यहाँ पर आपने देखा होगा फेयांस, ये देखिए हाईलाइट कर देते हैं। फेयांस शब्द मिला, इसका लिखा है पकी मिट्टी तथा फेयांस से बनी तकलियाँ तथा सूत कटाई के संकेत। तो सूत कटाई के संकेत, लेकिन फेयांस से बनी तकलियाँ क्या, ये बात नहीं समझ में आ गई, तो इस लाइन को बताते हैं। फेयांस क्या होता है, देखो यहाँ पर दिखाई गई है फेयांस। बात करते हैं फेयांस की। फेयांस क्या होता है? तो पत्थर, शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयांस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब तक की बातों में ये भी एक यूनिक बात सिखाई जा रही है, अच्छी बात है। क्या कि फेयांस क्या किया जाता था? जैसे फेयांस क्या कृत्रिम रूप से बनाकर तैयार किया जाता था। तो फेयांस कैसे बनता था? अब ये बात करें बालू या स्फटिक, कैसे? बालू या स्फटिक। फेयांस कैसे बनता था? बालू मतलब बालू, स्फटिक पत्थरों, कैसा? स्फटिक एक प्रकार का पत्थर के चूर्ण, इस प्रकार के पत्थर, यानी कह सकते हैं हम जिसे मोरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? आज में मोरंग कहते हैं, को गोंद में मिलाकर, किसमें? गोंद में मिलाकर उसमें वस्तुएं बनाई जाती थी। इसके बाद इन वस्तुओं पर चिकनी परत क्या कर दी जाती है? चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले हल्के समुद्री हरे होते थे। हल्के समुद्री कैसे होते थे? हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयांस के मनके मतलब वही जो आभूषण टाइप, चूड़ियाँ और
बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। बाले मतलब कान में पहनने वाले बाले, और छोटे बर्तन कटोरी ग्लास वगैरह बनाए जाते रहे होंगे। तो फ्यांस क्लियर हुआ। पूछा फ्यांस क्या है, तो फ्यांस कैसे बनता था, तो फ्यांस बालू, क्या फ्यांस बालू, फ्यांस कैसे बनता था, बालू, फ्यांस बालू और स्फटिक पत्थर के चूर्ण को मिलाकर ग्लू से बनाया जाता था। चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे कच्चे माल की खोज में। अब बात करें हमको रॉ मटेरियल, कच्चा माल कहाँ से मिलता होगा, ये कैसे प्राप्त होगा पता करते हैं, इस में डिस्कस करते हैं। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर से यहाँ से कच्चे माल की पहले डिफिनीशन हमें मिल गई, इसको हाईलाइट करते हैं। कच्चा माल किसे कहते हैं, पूछा जा सकता है कच्चा माल, कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। इकोनॉमिक्स में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इस डिफिनीशन की, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे कभी, तो उसमें कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिले हों। कैसे मिले हों, प्राकृतिक रूप से, यानी जो नेचुरली मिले हों, जिनमें देखो रॉ मटेरियल वो होता है जिसमें हम अपना इफ़र्ट ना लगाएं, बिना इफ़र्ट लगाए के सिर्फ हमको मिल जाए, प्रकृति से मिल जाए, वही क्या है, रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है। ओके गाइज, ठीक है, एक सेकंड का वेट कीजिए, थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, पानी पी लीजिए, फिर क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। पूरे वीडियो जरूर देखिए। अभी आपको फिर से कहना चाहते हैं, प्लीज़ फ्रेंड्स इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। या फिर बात करें, या फिर चलते स्टार्ट करते हैं आगे, या फिर आगे बात करें, या फिर किसान या पशुपालक, यह बात क्या गई यहाँ से मोस्टली, या फिर किसान या पशुपालक इनका उत्पादन करते हैं। जैसे यानी इसमें भी कोई अपना इफ़र्ट, कोई अन्य चीज़ ना लगाई जाए। देखो कच्चा माल वो होता है जिसको बस सीधे रूप से प्राप्त कर ले, जैसे लकड़ी में हमने कुछ नहीं लगाया, लकड़ी प्रकृति से में सीधे रूप में प्राप्त हो गए तो कच्चा माल है। धातुओं या अयस्क या प्राकृतिक रूप में उपलब्ध कच्चे माल क्या है, अयस्क, धातुएं या अयस्क प्राकृतिक रूप में स्थित कच्चे माल, प्राकृतिक रूप में स्थित कच्चे माल है, ये सब क्या हैं, कच्चे माल हैं। इनमें फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती थी। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। मोस्ट बड़े कपास एक प्रकार का कच्चा माल है, क्योंकि हमने पेड़ से बो दिया और पेड़ में उगाया। कपास क्या है, कच्चा माल है, पेड़ में हमने बो दिया, वो उगाया, हमने कुछ नई चीज़ उसमें नहीं मिलाई, मिक्स करके कुछ नहीं बनाया, तो ये कच्चा माल है, क्या है, रॉ मटेरियल है। इसके बाद कताई मतलब काटना, निकालना, जो है जब रुई के पेड़ से, कपास के पेड़ से जो रुई निकाली जाती है उसमें फिर दाने होते हैं, रुई में क्या होते हैं, काले काले दाने होते हैं, उसी में रुई लिपटी होती है, तो उस काले दाने को अलग करना और जो प्योर रुई होती है उसको अलग करना, तो इसे कहते हैं कताई करना। क्या करना, कताई करना, बुनाई करना, है ना, बुनाई करके कपड़े तैयार किया जाता था। आगे लिखा हड़प्पा के लोगों को कई चीज़ों वहीं मिलती थी, हड़प्पा के लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें इन्हें दूसरी जगह से लाना थी। कच्चा माल जैसे रुई कच्चा माल तो उनको अपने ही प्रॉपर स्टेट में मिल जाता था, प्रॉपर जगह में मिल जाता था, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जिन्हें उन्हें आज की मतलब आयात करना होता है, यानी दूसरे, जैसे अपने यहाँ दूसरे को लाता है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट वाला प्रोसेस होता है। ऐसा पहले भी होता था, क्योंकि सब चीज़ें की जहाँ पर मिल जाए सब पॉसिबल नहीं है, तो इनको क्या क्या, जैसे बात की जाए लोहा, तांबा, क्या क्या कई चीज़ों के नाम है, जैसे लोहा, सोना, लोहा, तांबा, लिखा है तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते होंगे। क्या करते होंगे, दूर दूर से आयात करते होंगे। क्या करते होंगे, दूर दूर से आयात करते होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, क्या करते होंगे, दूर दूर से आयात करते होंगे। बेटा आयात करने मतलब क्या होता है, आयात मतलब होता है, आयात का अर्थ होता है कोई चीज़ एक वस्तु से दूसरे स्थल लेके आना, क्या दूसरे स्थान से लेके आना, क्या करके आना, लेके आना। आयात और कोई चीज़ कहीं भेजना तो निर्यात कहते हैं। भेजना को क्या कहते हैं, दूसरे कोई चीज़ भेजना तो उसे क्या कहा जाता है, निर्यात। क्या कहा जाता है, भेजने को कहा जाता है निर्यात। क्या कहा जाता है, निर्यात कहा जाता है, ठीक है। और मंगाने को भेजना, निर्यात मतलब भेजना, कोई चीज़ दूसरे स्थान क्या करना, भेजना, तो भेजने को क्या कहते हैं, निर्यात, और लाने को आयात कहा जाता है। आगे बात करें, आगे देखिए हड़प्पा के लोग सभ्यता, बस पूरा चैप्टर फिनिश होने वाला है। आगे बात करें, ये देखिए आपको कोई फिगर दिख रहा है, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभव था। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से फिर से हमको कई सारे फैक्ट, हमारे कोई आंसर मिलने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात को यहाँ से ध्यान से समझेंगे। क्या करेंगे, हड़प्पा के लोग, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभव था आज के राजस्थान से करते हैं। क्यों,
क्यों भाई ऐसा क्यों करते हैं, आज के राजस्थान से क्यों करते हैं, क्योंकि आज के राजस्थान से क्यों करते हैं, क्योंकि आज का राजस्थान का खेतड़ी आज भी तांबे के उत्पादन के लिए क्या है, अग्रणी स्थान है। तो पहले भी रहा होगा, ठीक है, क्योंकि तांबा वगैरह सब जमीन से मिलते तो क्या चेंज थोड़ी ना हो गया भाई, पृथ्वी तो पलट नहीं गई। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान, कहाँ, राजस्थान का खेतड़ी तांबा उत्पादन के प्रसिद्ध है। बाकी अभी हम ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, बस एनसीईआरटी माइंडसेट में रखेंगे, नए शब्द आपको हम ज़्यादा बताएंगे नहीं, वो तो होता है तो निकल जाते हैं। आगे से करते हैं, से करते थे, सॉरी से करते हैं नहीं, से करते थे, कहाँ से आयात करते थे, तो क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात, किसका आयात, तांबे का आयात कहाँ से करते होंगे, तो खेतड़ी, खेतड़ी कहाँ पड़ता है, राजस्थान, कहाँ, खेतड़ी राजस्थान से, राजस्थान के क्या करते थे, तांबे का आयात, क्या करते थे, तांबे का आयात, तांबे का आयात संभवतः कहाँ से करते थे, राजस्थान, तांबे का आयात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आयात करते होंगे। आगे बात करें, यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश, कहाँ तक, यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देशों से, देश ओमान, क्या है, पश्चिम एशियाई देश, ओमान, मस्काट, ये सब है ना पश्चिम साइड में एशियाई के देश हैं, एशिया के देश हैं, ओमान मस्काट से भी तांबे का आयात किया जाता था। इसके भी कुछ साक्ष्य मिले, ऐसे ही नहीं साइंटिस्ट, इतिहास का में कोई बात हमें ऐसे ही नहीं बता देता, उसके जब हमें क्या मिलते हैं, कोई साक्ष्य मिलते हैं, क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। तो ये भी बात इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसे भी हाईलाइट करेंगे। क्या हाईलाइट करेंगे, ये बात, यहाँ तक नहीं, पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे की आयात किया जाता था। आगे याद करें, तांबा, बात कीजिए कांसा, नेक्स्ट टॉपिक नया नाम क्या, तांबे के दिवस में तो हमको सारा पता हो गया कि तांबों का आयात ओमान तक के दूर देशों से, अब यहाँ अब जो है राजस्थान वगैरह से, अपने ही यहाँ से राजस्थान से किया जाता था, ठीक है। आगे लेकिन कांसा क्या होता था, मिश्र धातु है, कांसा क्या है, एक मिश्र धातु है। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु क्या क्या, कांसा कैसे बनता है, धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात पूछा जा सकता है कि जो है कांसा, जो पूछा जा सकता है, के लिए क्वेश्चन हमारे पूछा जा सकता है, जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि जो है आज जो हड़प्पा सभ्यता के लोग, कैसे, हड़प्पा सभ्यता के लोग कांसा, क्या लिखा है, कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जा सकने वाली धातु टिन धातु का आयात, किस धातु का, टिन धातु का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया कर जाता था। तो जा सकता है टिन धातु का आयात कहाँ से करते थे, ऑप्शन 4 रहेंगे, अफगानिस्तान होगा, पाकिस्तान होगा, राजस्थान होगा, है ना, और इसी तरह ओमान होगा। तो ऑप्शन क्या से होगा, अफगानिस्तान, कहाँ से, जो कि ईरान में इस समय पड़ता है, अफगानिस्तान से वो लोग किस चीज़ का याद करते थे, किस धातु का, तो धातु का नाम जरूर याद रखिए, टिन का, कौन सी धातु का, टिन का याद करते थे। और ओमान से कौन सी धातु का याद करते थे, तो ओमान पश्चिम एशियाई देश ओमान है, यहाँ से कैसे तांबे का आयात करते थे, ठीक है। आगे बात करें, सोने का आयात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर अगली हेडिंग है सोने का आयात, किसका आयात पूछ रहा है, सोने का आयात, इसे भी हाईलाइट करते हैं, सोने का आयात, सॉरी किसका आयात, सोने का आयात कहाँ से करते होंगे, तो लिखा है सोने का आयात, यानी सोना भी मंगवाते, तो सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थरों का आयात, सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, सोने का आयात कहाँ से, कर्नाटक से, सोने का आयात कर्नाटक से और आधुनिक, और लिखा है आधुनिक पत्थर, और क्या लिखा गया है, देखिए यहाँ भी बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुमूल्य पत्थर का आयात कैसे, एरो लगा दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अलग अलग तरीके समझेंगे, गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था, यहाँ से हमको कम से कम इस चैप्टर से 1 लाइनर और इम्पॉर्टेंट फैक्टर 50 से ज़्यादा फैक्ट मिलेंगे। आगे बात कीजिए, देखिए नगरों में यहाँ पे क्या दिखाया गया, और देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं क्या है चीज़, ये जो फिगर आपको दिख रहा है, इस फिगर के बारे में थोड़ी सी चीज़ जानकारी ले लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, चीज़ों में एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था। इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है, दूसरी एक मोहर है, ये क्या है, मोहर है, ये क्या है, मोहर, क्या है, मोहर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मोहर कहते हैं, ठीक है, मोहर होते हैं, स्टैम्प कहते हैं ना, क्या है प्रकार की, ये मोहर है, क्या है, एक प्रकार की मोहर होती थी, जैसे क्या होते थे, ये एक प्रकार की मोहर है, क्या है, प्रकार की मोहर है, इसका ये भी क्या है, और ऊपर खिलौना दिखाया गया, ये प्रकार की मोहर है, ठीक है, ये मोहर है, मान लीजिए ये मोहर है, ये देखिए क्या है, एक प्रकार की, जैसे हमने भी दिखा दिया, मोहर अप्रूव कर दिया, क्या है, मोहर होती थी, जैसे मोहर होती थी, इसका प्रयोग किया जाता होगा। आगे बात करें, क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधन का प्रयोग करते थे, किस चीज़ का, शायद बैलगाड़ी का प्रयोग करते रहे होंगे ना, और क्या, क्योंकि पुराने यही साधन थे भाई, मोटरसाइकिल, कार, ये सब चीज़ें तो रही नहीं होंगी, है ना,
क्योंकि ये होती तो इनके साथ जरूर मिलते। पिछले अध्याय में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई थी? हमको तो नहीं लगता कि दी गई थी। आप अपने कमेंट सेशन में बताइए, हमें बताइए क्या पिछले जो हमने चैप्टर पिछले कवर किए हैं क्लास 6 की हिस्ट्री में, क्या इनमें हमने पहिए के विषय में अभी तक कुछ पढ़ा है? अगर हाँ तो पढ़ा बताइए किस चैप्टर में, अगर नहीं तो भी आप उसे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए। आगे बात करें, हम नया टॉपिक पढ़ेंगे नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। अब गांव और नहर दोनों तरह के लोगों को समझा लिए। अब उनका बंद के फूड के लिए क्या व्यवस्था थी? लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। कौन? गांव वाले। गांव में रहने पहले भी ऐसा करते थे, अब भी ऐसा ही करते हैं। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों। शहर में कौन लोग रहते थे? शासक रहते थे, लेखक रहते थे, है ना। और दस्तकारों, दस्तकार मतलब क्या सकते बता दिया। जैसे दस्तकार मतलब वही हो गए हमारे जो है इन दस्तकार में वो आते हैं, मतलब जो हमारे ऑफिसर रैंक के लोग कह सकते हैं, जो लिखने पढ़ने का काम करते थे, अधिकारी रैंक के लोग ना। और खाने के सामान देते थे। यानी जब भी होता है कि शहरों के लोगों का भोजन कहाँ से आता है? गांव के किसानों से जाता है। उसी तरह पहले भी यही हुआ करता था। गांव के किसान गांव में रहकर इन चीज़ों का उपयोग उगाते थे और शहर के लोगों के लिए, शासकों के लिए जाता था। पौधों के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ बात फिर आ गई कि हड़प्पा के लोगों को किन किन चीज़ों का ज्ञान था। तो बात करें हड़प्पा के लोगों को गेहूँ, जौ, किसका? गेहूँ के बाद जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। यानी इतनी चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है हड़प्पा के लोगों को किस चीज़ का साक्ष्य नहीं था? लिख देंगे ऑप्शन गेहूँ, जौ, दालें, गन्ना। तो किसी का साक्ष्य नहीं था? गन्ना का, क्योंकि गेहूँ, जौ, दालें इनके विषय में वो जानते थे। मटर जानते थे, धान और तिल भी जानते थे, लेकिन उनको उसको जो है गन्ने का ज्ञान नहीं था। आगे लिखा आगे बात करें ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्रायः लकड़ी के बनाए जाते थे। भाई खेती करते थे तो इसका मतलब खेती के लिए हल का प्रयोग तो करते ही रहे होंगे, लेकिन उसके साक्ष्य नहीं मिल पाए क्योंकि लकड़ी के होते, लकड़ी को दीमक खा डालता है ना, नष्ट हो जाती है जल्दी। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं, तो इसका मतलब है कि बच्चों को खेलते थे, सिखाते थे, तो इसका मतलब हल रहा होगा, 100% रहा होगा। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा। संचय मतलब इकट्ठा किया जाता हो, जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। ये लकड़ी का देखो हल दिखाया जा रहा है, अभी आपको उसके बताते हैं। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करें, हड़प्पा के लोग गाय, मोस्ट फिर से इंपॉर्टेंट यहाँ से आ गया। फिर देखते हैं, यहाँ हाईलाइट करना होगा हड़प्पा के लोग क्या? गाय। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे और बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। लेकिन सूखे महीने में वे मवेशियों के झुंड क्या करते थे? मवेशी मतलब जानवर चराने वाले को मवेशी कहते हैं। जो जानवर को चराता है, जानवरों का झुंड जो होता है, जो जानवरों का ग्रुप होता है इकट्ठा, जब जानवर चराने ले जाओ, जानवर कहीं घूम रहा है, जो ग्रुप होता है उसे मवेशी कहते हैं। मवेशियों के झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक जाते रहे होंगे। दूर दूर तक वे लाया जाता था, जानवरों को दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उन्हें बेर का ज्ञान था। किस फल का? उन्हें बेर का ज्ञान था। मछली पकड़ने के लिए हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। हिरण का भी उन लोगों को ज्ञान था। हड़प्पा सभ्यता में कुछ इस प्रकार हल्के प्रकार का खिलौना मिला है। बच्चों का खिलौना हल। आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी। भाई ये चीज़ तो बता पाना नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि कौन सा कार्य वर्ग स्त्री करता था, कौन सा कार्य पुरुष करता था, ये बताना। लेकिन हम अगर बहुत बारीकी से इतिहास का अध्ययन करें तो ये चीज़ हमें समझ में आती है कि इतिहास की कुछ चीज़ें अब के गाँव से और नगरीय व्यवस्था अब के नगरों से मैच करने पर सेम है। तो ऐसा हो सकता है कि हल का काम शायद केवल स्त्रियाँ ही करती रही होंगी, है ना। पुरुष ही करते रहेंगे। स्त्रियाँ घर में खाना तैयार कर उनके लिए खेत में ले जाया करती रही होंगी शायद। एज अ सजेशन बता सकते हैं, गेस बता सकते हैं, बट इसके कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। ये चीज़ याद रहे। साक्ष्य क्या हुए? नहीं मिले हैं। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण
गुजरात में। जैसे पिछली क्लास में भी हमने एक सूक्ष्म निरीक्षण किया था ना, तो आज कहाँ करेंगे, गुजरात के एक शहर हड़प्पा कालीन हड़प्पा स्थल का है ना निरीक्षण करेंगे। तो हमें देखते हैं क्या क्या जानकारी वहाँ से प्राप्त होती है। आगे बात करें, कुछ लिखा है कच्छ, गुजरात में एक स्थान पड़ता है कच्छ का रण। कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि धौलावीरे के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। धौलावीरा नगर का संबंध किससे है, तो हड़प्पा सभ्यता से। इसके साक्ष्य कहाँ पाए गए, तो गुजरात में। आगे बात करें, वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हड़प्पा सभ्यता के नगर कितने भागों में विभक्त थे, 2। हड़प्पा सभ्यता के नगर कितने भागों में विभक्त, वहीं 2। तो लेकिन ये एक क्षेत्र है धौलावीरा जिसका नाम, लेकिन धौलावीरा के नगर 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से में चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवार बनाई गई थी, पत्थर की, लेकिन इसके पहले ईंट की बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार यानी गेट हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, प्रवेश द्वार होते थे। इन नगरों में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों पे खुदा पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी से जड़ा गया था, जो पत्थर पे कुछ हमको जो उभरा हुआ, जैसे हाथ से लिखना क्या पता है, हमने पिछली क्लास में शायद पढ़ा होगा, जो हाथ से लिखते तो कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, और जो पत्थर पे खुरेद कर लिखा जाता है ना, कुछ चीज़ें स्क्रैच करके पत्थर को ना स्क्रैच करके लिखा जाता था, तो उसके भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। यहाँ एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पे पाए जाते थे, यानी छोटे, लेकिन यहाँ पे हम एक स्टेट स्पेशल का जो कर रहे हैं, हड़प्पा के एक जो गुजरात के स्थान का स्टडी कर रहे हैं, है ना, उसकी जो सूक्ष्म निरीक्षण कर रहे हैं। तो यहाँ पे खुले मैदान मिले, सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षर पत्थरों पर खुदे पाए गए। ये एक अनोखी बात है, नई चीज़ है। आगे बात करें गुजरात की खंभात की खाड़ी। गुजरात का कौन सा स्थान का नाम बताएं, गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाले साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसे लोथल नगर ऐसा स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी तक की बात कि गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाले साबरमती, कौन सा नाम स्थान, साबरमती, जहाँ गांधी जी का आश्रम है। चलिए ठीक है, वेस्ट वर्ड नहीं करते, बस एनसीईआरटी माइंडसेट में रखते हैं। गुजरात साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसे लोथल, इस नगर का नाम आपको याद रखना, लोथल में जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाते हैं। कीमती पत्थर कच्चा माल होता है जिस पर हम ना ही अपना शारीरिक श्रम लगाएं, ना ही धन लगाएं, ना ही कोई प्रकार का इफेक्ट करें, बिना उसके आसान मिल जाए, उसे ही कच्चा माल कहते हैं। कच्चे माल की डेफिनेशन हमने पढ़ी है। आगे बात करें यह पत्थर शंख धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। क्या, यह पत्थरों, शंख और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ पर मान लीजिए फैक्ट्री टाइप, यहाँ ज़्यादा उन सबसे रिलेटेड चीज़ें बन जाती हैं। इस नगर में एक भंडारगृह भी था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस नगर में एक भंडारगृह भी था। इस भंडारगृह में कई मोहरें और भंडारगृह में क्या मोहरें, मुद्रांकन, मोहरबंदी, गीली मिट्टी पर दबाने से बनाई गई छाप मिले हैं। देखिए, इसको अभी फिर से रिविजन करते हैं। क्या क्या मिला, इन नगरों में एक भंडारगृह यानी कि स्टोर रूम। भंडारगृह मतलब क्या मिला है, भंडारगृह से क्या संबंध हमारा, स्टोर रूम, ठीक है। जैसे अभी स्टोर रूम मिला है, ठीक है, स्टोर रूम मिला है। और क्या मिला है, मोहरें मिली हैं, ठीक है, स्टैम्प वगैरह मिले, मोहरें मिली हैं। मुद्रांकन मतलब जो है मुद्रा पर अंकन करना, शब्द से पता है मुद्रा को छापना, मुद्रा को छापने वाला जो है जो स्टैम्प मोहरें होती होंगी। आगे लिखा मोहरबंदी, गीली मिट्टी से दबने से बनी की छाप, यानी मोहरबंदी मतलब समय मोहरबंदी किसे कहते थे, मोहरबंदी का मतलब गीली मिट्टी पर, जैसे गीली मिट्टी उस पर कोई एक चीज़ मोहर बना दो, कुछ लगा दो, फिर उसके जब सूख जाएगी तो उस पर वो मोहर बनी रहेगी, तो उसे कहेंगे मोहरबंदी। क्या कहेंगे, मोहरबंदी। ये देखिए, ये स्थान है जहाँ पर इन सब चीज़ों के साक्ष्य मिले। ये स्थान आपको फिगर में दिख रहा है, ठीक है।
यहाँ दिख रहा है आपको ये स्थान फिगर में, यहाँ पर ये स्थान, ये देखिए सब जल है। यहाँ पर इनको आसानी से खूब देखिए ईंटे पत्थर दिख रहे हैं, खूब ईंटे पत्थर इनको आसानी से मिल गए होंगे। ये देखिए ईंटे पत्थर, ये देखिए बहुत सारे फोटो में आपको इसमें ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये सब इनको बहुत आसानी से यहाँ पर मिल गए होंगे। ठीक है, ये देखिए पत्थर ईंटे बहुत सारे साच मिले हैं, यहाँ पर इनको मिले होंगे। आगे बात करें, आगे चलें, बहुत आसानी से आगे बात करें तो बस अब ख़त्म होने वाला है। आगे बात करें बस चैप्टर फिनिश होने वाला है, बस आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगर यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर एक इमारत मिली है, यह संभवतः मन के बनाने का काम होता था। मन के मतलब अभी हमने पढ़ा जो है आभूषण होते थे इनके ना। आगे बात करें, पत्थर के टुकड़े अध बने मन के, थोड़ा वर्क यानी मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार मन के भी यहाँ मिले हैं। तो कह सकते हैं कि पहले की एक प्रकार की फैक्ट्री यहाँ रही होगी। मुद्रा, मोहर और मुद्रांकन और मोहरबंदी, इनमें अर्थ समझ लेते हैं। लिखा है, बताया जा रहा है, इनमें अर्थ समझ लेते हैं क्या बताया जा रहा है। देखिए पहले से बात कीजिए मोहरों। लिखा है, मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता रहा होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता था। ऐसा अब भी होता है, हर कंपनी अपनी एक मोहर बनाती है और वस्तु के गत्ते पर डिब्बे पर लगा देती है। थैले को बंद करने के बाद उनमें मोहरों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर बनाई जाती थी। क्या होती थी, जैसे ऐसा कैसे, जैसे कोई डिब्बा है उसको हमने उस पर गीली मिट्टी पोत दी, ऊपर क्या कहती है गीली मिट्टी। अगर गीली मिट्टी पोत देंगे तो ऐसे सूखने के बाद भी एकदम चिपकी रहेगी। अगर आप सूखने के बाद हटाएंगे तो दोबारा चिपकेगी नहीं। अगर गीली में भी आप हटा देते हैं, उसको खोल देते हैं उस पैकेट को, तो उसमें निशान जायद बन जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा कि सील पैक ने इसको किसी ने उपयोग में लिया है, तो वो स्थान वो लोग रिसीव ना करते रहे होंगे, ना लेते रहे होंगे। ठीक है, जैसे अब में भी कोई चीज़ लेने से पहले लोग देखते हैं सील बंद है कि नहीं बंद है, एक्सपायरी डेट चेक करते हैं। वैसा पहले भी प्रोसेस रहा होगा कि वो सील चेक करते, लेकिन सील के इनके कोई मशीन या कोई रहा तो नहीं, तो इसलिए गीली मिट्टी चिपका देते होंगे। क्या करते होंगे, गीली मिट्टी चिपका देते होंगे। अगर मोहर की छाप और जो गीली मिट्टी चिपका कर ये मोहर बनती थी एक प्रकार, तो यही जो मोहर की छाप होती थी, इसी मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोहरबंदी। देखो मतलब समझो, क्या दिखा छाप को कहते हैं मोहरबंदी। क्या लिखा, मोहरबंदी मतलब मोहर मतलब क्या होगा, मोहर की क्या हो गई, मोहर हो गई। और आगे लिखा बंदी, तो मतलब मोहर से बंद करना। मोहर से क्या करना, बंद करना। तो मोहर से बंद करो तो मोहर बंदी। और मोहर कैसी मोहर बनाई जाती थी, गीली मिट्टी को पैकेट के जहाँ से बंद किया जाता था वहाँ पर सील लगाने के लिए लगा दिया जाता था, तो हो गया मोहर बंदी। क्लियर, आगे चलें, इसको इरेज कर आगे चलें, आगे बात करें। तो मोहरबंदी क्लियर हो गया, आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं, डिस्कस करते हैं नई बात। ठीक है, क्लियर। आगे बात करें तो अगर आप यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि यह सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज भी मोहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ क्या मोहर का उपयोग इसलिए किया जाता, उपयोग किस लिए किया जाता है, तो जिसके लिए पहले किया जाता था, रीज़न वही है भाई, सारा प्रोसेस वही है। ठीक है, अब भी लोग इसीलिए प्रयोग करते हैं ताकि जो है इस सामान से छेड़छाड़ नहीं की गई है। अगर उस पर मोहर सही या फिर मोहर अपनी कंपनी के जो सील, देखो अब मोहर पहले की जो मोहरबंदी होती थी, इसलिए कि सील, उससे अब हम लोग जो मोहरबंदी है इनको, इसी मोहरबंदी को हम लोग अब कहते हैं सील। इस मोहरबंदी जो शब्द इन्होंने लिखे, इस उपयोग के लिए हम लोग सील शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं कि इस पर देखिए सील लगी हुई है, क्या लगी हुई है, सील लगी, इसलिए अब हम सील शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसके लिए ये पहले मोहरबंदी का करते थे, उस शब्द के लिए हम लोग सील शब्द का प्रयोग करते हैं। सील लगी हुई है, और मोहर मतलब अब हमारे लिए हो गई अप्रूवल, एक प्रकार की उनकी मोहर लगी है तो हमें अप्रूव कर दिया क्या कि हाँ ये चीज़ इस कंपनी की, ये चीज़ सही है। ठीक है, क्लियर। आगे बात करें सभ्यता के अंत का रहस्य। ये सभ्यता भाई अंत क्यों हो गई, ये सारी चीज़ें ठीक थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, इनके पास नगर नियोजन पद्धति, इनका गांव का प्रोसेस अच्छा था, इनके पास खाने पीने था, लेकिन ये फिर इनका अंत कहाँ हो गया, ये सारे चले कहाँ गए। चलिए आज इस बात पर भी डिस्कस कर लेते हैं, क्लियर किए लेते हैं। सभ्यता के अंत का रहस्य कैसे अंत हो गया, सभ्यता के अंत का रहस्य कैसे हुआ। लगभग 39,000 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर, बांटो, सब चीज़ों को पता है क्या है, का प्रयोग बंद हो गया और दूर दूर कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गी नुमा
घर बनाए जाने लगे। यानी ये लोग एक प्रकार से इतने गरीब हो गए, एक प्रकार से पता नहीं क्या बदलाव आया, भी समझेंगे आगे कि ये लोग एक प्रकार गरीब हो गए। इनके सारे मतलब जो है सारा सिस्टम था, प्रोसेस सारा, इनकी उत्पादन व्यवस्था थी सारी क्या हो गई, नष्ट हो गई, गरीब हो गए। यह सब क्यों हुआ, ये सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी और इसके अलावा मवेशी से बड़े बड़े झुंडों के चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई। बस हमको मोस्ट एक ही बात यहाँ से मिलती है जो हमको लगी, हो सकता है ये रीज़न हो सकता है क्या, बाढ़ आने वाला। बाकी अदर तो कोई रीज़न हमको लगता नहीं है कि हो जिसके कारण ये लोगों का विनाश हो गया हो। क्योंकि देखिए मतलब एज ए स्किल ऐसा अपने आप सोच सकते हैं। बाकी इतिहास में जो लिखा आप उसी को सत्य मानिए। एज ए स्किल आप भी अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए सोच सकते हैं। भाई क्या आज के लोगों में, आज से हम कंपेयर हमेशा करते चलो, कभी आपको इतिहास बोरिंग ही नहीं लगेगा, हमेशा इतिहास समझ में आता है। अगर जब तक आप कंपेयर करके इतिहास को पढ़ेंगे तब तक इतिहास आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत अच्छा सब्जेक्ट लगेगा। जिस दिन आपने कंपेयर करके इतिहास को बंद कर दिया, सिर्फ रटना स्टार्ट कर दिया, इसलिए आपके दिन उस दिन से आपको हिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट के रूप में अच्छा लगने लगेगा, फिर आपको इंटरेस्ट नहीं आ जाएगा। भाई देखिए क्या अभी जानवर नहीं है, अभी बड़े बड़े मैदान चढ़ जाते हैं तो अब नष्ट नहीं होता। हो सकता है कि बाढ़, यही मेन रीज़न है कि बहुत बड़ी मात्रा में बाढ़ आ गई और उन लोगों के पास इसके रोकथाम के उपाय ना रहे हों। ऐसे अब तो है बाढ़ के रोकथाम के उपाय हैं, सारी हमारे पास टेक्नोलॉजी है ना, सारे तरीके हैं, लेकिन इन लोगों के पास ना रहे होंगे। इसीलिए हो सकता है कि इनकी पूरी व्यवस्था धीरे धीरे नष्ट हो गई। लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। जी हाँ, बाढ़ वाला भी रीज़न हम तो कह सकते हैं भाई, बाढ़ ऐसा रीज़न, लेकिन एक प्रकार से पूरा शहर सब नष्ट कर देना। हो सकता है भाई इनके पास इन चीज़ों को रोकने का प्रोसेस ना रहा हो, बाढ़ आई हो, सुनामी आई हो, भूकंप आया हो, इस चीज़ों से नष्ट हो गया हो। ठीक है, आगे बात करें। क्योंकि बाढ़ नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। क्या लगता है, शासकों का नियंत्रण? तो शासकों के नियंत्रण समाप्त हो जाने से क्या अर्थ है भाई, शासक जैसे अपने यहाँ भी शासक समाप्त हो जाते हैं, दूसरा शासक मार देता है, उस पर कब्जा कर लेता है, राज्य बदलते रहते हैं। लेकिन इससे ये डिसीजन पे शायद नहीं पहुँचा जा सकता है कि पूरी तरह से पूरी व्यवस्था ही ध्वस्त हो गई। शायद कोई ये ठोस लॉजिक नहीं हो सकता है। जो भी हुआ हो, अब इसके लिए हम भी कह नहीं सकते भाई, क्योंकि वहाँ का कोई है तो नहीं। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। प्रकृति बदलाव करती है। ये मेरा तकिया कलाम है, ज़रूर याद रखिए। आधुनिक पाकिस्तान की यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट, अब तक के हम कह सकते हैं ये ऐसा टॉपिक है पूरी हिस्ट्री, क्लास 6 की हिस्ट्री में। अब मेन कहानी शुरू हुई थी, अभी तक तो मान लीजिए सिर्फ एक डेमो था, असली पिक्चर तो अब शुरू हुई है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इससे लगभग 1400 बाद नए नगरों का विकास हुआ और इनके बारे में तुम अध्याय 6 और 9 में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे। इस प्रकार ये चैप्टर भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। ये चैप्टर अब तक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस वीडियो को अगर आपने 3 से 4 बार नहीं देखा तो समझ लिए आपने अपने लिए कुछ वेस्ट नहीं किया। आगे बात करें अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। देखिए एटलस बताया है ना, मैप की बुक आती है किसी आप स्टेशनरी शॉप में, बड़ी स्टेशनरी शॉप में एटलस की मैप बुक पूछेंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगी। अपने एटलस में मिस्र ढूंढो और नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। ठीक है, लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासक रहने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरा जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए। मकबरे मतलब एज अ मस्जिद टाइप का होता था ना, बनवाए, जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। ये देख ले नीचे बने फिगर, ये पिरामिड है। मकबरे बहुत बड़े बड़े, ठीक है। इनमें बहुत ही कुशलता लगती थी, बहुत ही समय लगता था, कुशल श्रमिक लगते थे। आगे बात करें, राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफना कर सुरक्षित रखा जाता था। कोई बात करें पिरामिड क्या होता था, एक प्रकार का बहुत बड़ा टीला। ये ऐसे
मान लीजिए ये ऐसे, ये क्या एक प्रकार का पिरामिड है, क्या कहते हैं इसे, पिरामिड कहेंगे। तो आपको पिरामिड पूछा जाए तो क्या बता सकते हैं, ये पिरामिड है एक प्रकार का, नहीं पत्थर का ट्रायंगल टाइप का शेप होता था, उधर भी हो गया, ऐसे कुछ पिरामिड होगा। ठीक है, बात करिए क्या है एक प्रकार का पिरामिड है। पिरामिड पूछा जाए तो क्या ट्रायंगल प्रकार का एक शेप होता है, उसे पिरामिड कहते हैं। इन सबों को, तो अभी भी पिरामिड मिस्र में है, मम्मी कहा जाता है। ये लिखा है इन सबों को, जो लोग मर जाते हैं उनका जो शव होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मम्मी कहते हैं। क्या होगा, मम्मी। इनके शवों के साथ साथ अनेक चीज़ों को दफनाई जाती थी। इनके खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, वाद्य मतलब बजाने वाला, जैसे वाद्य यंत्र क्या क्या होते हैं, वाद्य यंत्र मतलब जैसे बांसुरी, वायलिन, गिटार, है ना, सितार, ये सब चीज़ें वाद्य यंत्र, हथियार, तलवार, खंजर, चाकू, अगले लिखा जानवर शामिल हैं। जैसे हमने पिछले भी अध्याय में देखा कि जब लोग मर जाते थे, पिछले अध्याय में हमने देखा कि बकरी को उसके मृतक के साथ दफना दिया जाता था, जो उनकी प्रॉपर्टी होती थी। तो ऐसा यहाँ भी मिस्र में भी किया जाता रहा होगा। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आगे बात करें दुनिया में इतिहास, क्या है, क्या लिखा, दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था, या कह सकते हैं नष्ट किया जा सकता था। क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद राजाओं को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी? कभी भी नहीं। ये एक प्रकार की उनकी सिर्फ कल्पना थी, सोच थी और कल्पना थी। आगे बात करें तो लिखा है तुम अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। यह बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे? पैदल, कोई प्रोसेस नहीं है। आगे, तुम्हारे माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे? भाई जैसे अब क्या क्या ले जाएंगे हम यात्रा के लिए? पानी ले जाएंगे, कुछ खाद्य पदार्थ ले जाएंगे, वही चीज़ तब भी ले जाते हैं भाई, क्योंकि यात्रा करने के लिए जीवन में ये चीज़ तो ज़रूरी है ना, ये चीज़ें रास्ते के लिए ले जाएंगे। आगे बात, अब है तो मोबाइल ले जाएंगे, तब नहीं तो ना ले जाते। ठीक है, अगर आपको मेरा चैप्टर अच्छा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिए। चलिए आगे देखते हैं कुछ और यूनिट में, थोड़ा सा मस्ती हो जाए, बोरिंग नहीं लगेगा। आगे बात करें, ठीक है, नगर। तो नगर मतलब शहर, आज के वो बस्तियां जहां शासक रहते थे उन्हें हम क्या कहते हैं? नगर कहते थे। नगर दुर्ग क्या होता था? जो चार तरफ से चहर दीवारी बनाई जाती थी, किलेबंदी की जाती थी, नगर दुर्ग। शासक क्या होते हैं? जो शासन करते थे। शासक यानी कि जो हमारे यहाँ शासक उन्हें भी कहते थे जो शासक करते थे, लिखाई पढ़ाई का काम करते थे। हाँ, जो उच्च वर्ग के लोग रहते थे वो नगरों में रहते थे, है ना, उन्हें शासक कहते हैं। लिपिक वो जो लिखने का काम करता है ना, लिपिक उसे कहते हैं। जैसे आज का लिपिक लिखने पढ़ने वाला काम करता है ना, जो ऑफिशियल रैंक के होते थे। जैसे ये अब भी लिपिक, जो अब के लिपिक होते हैं, जैसे मंत्री होता है उसका पर्सनल असिस्टेंट होता है जो सारा नोट किया करता है कि कहाँ मीटिंग आने, वैसे ही उन्हें को हम लिपिक कह सकते हैं, पर्सनल असिस्टेंट ऐसा कह सकते हैं। मोहर पता है इनकी, ठीक है, मोहर हो गई, है ना। आगे लिखा है शिल्पकार जैसे जो पत्थर के औजार बनाया करते थे, है ना, उन पर छेनियाँ हथौड़ी की मार देकर उन्हें शिल्पकार कहा जाता था। धातु में सोना, चांदी, तांबा, ये सब क्या होती थी? धातुएं होती थी। विशेषज्ञ समझते हैं एक प्रकार के आप, जो स्पेशलिस्ट क्या होते थे? विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट होते थे, जो जिनका नगर नियोजन पद्धति, जैसे आता है कि स्विमिंग पूल टाइप का उनका नगर होता था, आने जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती, जो उन्हें बनाते थे उन्हें विशेषज्ञ कहा जाता था। कच्चा माल, रॉ मटेरियल, कच्चा माल क्या होता था? ऐसी चीज़ जिसमें ना ही अपनी जो शारीरिक मेहनत करें, ना ही धनिक मेहनत करें, किसी भी प्रकार की मेहनत करें बिना हमें डायरेक्ट प्राप्त हो जाए, उसे ही कच्चा माल। जैसे मान लीजिए पेड़ से आम मिल जाए तो उसमें हमने कोई मेहनत नहीं की तो हमारे लिए कच्चा माल, उसकी डिफिनेशन क्या होगी? आम क्या है? वो कच्चा माल है। एग्जैक्ट। हल लकड़ी के हल बने होते थे। हमने पढ़ा जो है हड़प्पा काल में सिंचाई मतलब जो है सिंचाई के लिए जो जल की व्यवस्था, मतलब जो खेतों को सींचने के लिए, इनके सिंचाई का क्या प्रोसेस था? इसके कुछ ज़्यादा प्रमाण नहीं मिले हैं। आगे बात करें, आगे देखते पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था, क्योंकि उन्हें कपड़े के साक्ष्य मिले थे। तो इसके लिए सब ज्ञान हुआ हमको, जो है रुई के, कपास के साक्ष्य मिले, है ना, और उनके कातने की जो चीज़ें मिली थी, इससे पता चला कि कपड़े का उपयोग होता रहा होगा। आगे बात करें तो लिखा है तांबा कहाँ से लाते थे? राजस्थान का खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, अब यहाँ से देखो और बात करें, सोना और चांदी ये कहाँ से लाते थे? सोना वगैरह कहाँ से लाते थे? आप सुनते टिन कहाँ से लाते थे? अब का और बहुमूल्य पत्थर कहाँ से लाते थे? गुजरात से। क्या लाते थे बताइए जल्दी से? गुजरात में टिन होता था। कर्नाटक से क्या लाते थे? कोलार की खाक कहाँ है? कर्नाटक में। ये सब चीज़ें अभी हमने देखी है। तो सोने के लिए क्या प्रसिद्ध है? अपना जो क्या प्रसिद्ध है? सोना कहाँ से लाते थे बताइए? आप लोग कमेंट करके बताइए। बहुमूल्य पत्थर
जैसे तांबा तो राजस्थान से हो गया, तांबा कहाँ से हो गया, राजस्थान से। चलिए एक बार हम देख लेते हैं, उनको रिवीजन कर लेते हैं, इसको क्लिक करा देते हैं, आपको रिवीजन कर लेते हैं और क्लिक कराते हैं, ठीक है। ये देखते हैं, तो अब बात करते हैं सोना, क्या बात करते हैं, सोना, टिन, बहुमूल्य पत्थर। बहुमूल्य पत्थर कहाँ से लाते थे,